जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग के लिए वेन्यू और दिन का ऐलान किया था, तो सेठी साहब ने जो प्रेडिक्ट किया था उस पर एक तबसरा आया है व्यूअर का कि सेठी साहब की चिड़िया सिर्फ लोकल खबरें नहीं देती बल्कि वो इंटरनेशनल चिड़िया है। शक की निगाह से देखा जा रहा है सेठी साहब की चिड़िया को। क्या कहना है उस नाज़िर का जो सेठी साहब को देखते हैं, पहले वो शामिल करेंगे। सेठी साहब, मुझे लगता है आपके पास कोई देसी चिड़िया नहीं है, आपके पास कोई इंटरनेशनल चिड़िया भी है। अभी आपका मैं शो सुना था तो उसमें आपने कहा था कि ये ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात हो रही है उसके अंदर अभी कोई नतीजा खेज बात नहीं होनी, सिर्फ यही बात होनी है कि आइंदा मुलाकातें करेंगे और ये वो। और अभी ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद जाके ज़ेलेंस्की और दूसरों से मुलाकातें करनी है और वही बात हुई है। आपके पास चिड़िया कोई इंटरनेशनल है सेठी साहब? अच्छा, ये शक किस वजह से पड़ा वो बड़ा हैरत अंगेज है। आपका तबसरा शामिल कर लेते हैं जिसमें आपने पॉइंट टू पॉइंट बात ही यूं की है जैसी बनी। मेरा नहीं ख्याल एनी मेजर ब्रेक थ्रू होगी ये, मगर ये जरूर हो सकता है कि तजवीज ये दी जाएगी कि दोनों साइड्स अग्री करते हैं कि ज़ेलेंस्की और यूक्रेन जो है और नेटो जो है वो जो रशिया के जो कंसर्न्स है कि नेटो रशिया के खिलाफ नहीं है और ज़ेलेंस्की जो है वो हमारे इलाके जो है रशिया के उनको वापस मिल जाएंगे और रशिया की तरफ से ये एश्योरेंस या गारंटी मिलेगी कि हम बिल्कुल, हमारा कोई इरादा नहीं है यूरोप की तरफ बढ़ने का, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम यूक्रेन को हजम कर ले सारे का सारा, यहाँ तक कि अगर यूक्रेन को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलती है इसके बाद तो हमें उससे भी कोई इतराज नहीं है। मगर नेटो जो है ना, नेटो इज डायरेक्टली अगेंस्ट रशिया, आप इसको बफर जोन बनाना चाहेंगे तो इस किस्म की बातें अब होंगी। लेट्स वेट एंड सी, बट ज्यादा मैं नहीं इस पे समझता कि कोई ब्रेक थ्रू होगा। देखिए सेठी साहब, सीज फायर भी नहीं हुआ, कोई डील भी नहीं हुई, आपने कहा ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन जिस बात पे शक हो रहा है हमारे व्यूअर को, आपकी चिड़िया वाकई विदाउट बॉर्डर्स है। ओ यार, एक और बंदा है उसने ये भी पूछा है कि आप चिड़िया क्यों, आप चढ़ा क्यों नहीं रखते? हाँ, जेंडर बाइस्ड है आप। हाँ, जेंडर बाइस्ड है। उसका तो बड़ा आसान जवाब है कि मेरा ख्याल है चिड़िया ऐसी ऐसी जगह पे चली जाती है जहां चिड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो चिड़िया है। बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। ये आयशा आप समझ सकती हैं इस बात को, है ना? हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। ठीक है। तो सेठी साहब कहिएगा कि फाइटर जेट्स वेलकम कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को, रेड कार्पेट उनके लिए खोला जा रहा है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। वो बीस्ट में बैठकर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जाते हैं। मुलाकात 7 घंटे की जो तवक्को की जा रही थी उसके बजाय 3 घंटे तक महदूद रह जाती है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालों के जवाब नहीं दिए जाते, बस इतना कहा जाता है कि हम अगला सेशन करेंगे और उसके लिए कुछ फ़ोन कॉल्स करनी है और वो फ़ोन कॉल्स हो जाती हैं। उसके बाद नताइज गैर वाज़े हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि बहुत से निकात पे हमने इत्तफाक किया, कुछ अहम रह गए जिनमें से एक बहुत अहम है। तो अब आगे बात किस तरफ जाएगी? आगे बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, एकदम नहीं बढ़ेगी। अभी बहुत से मसाइल हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक हेग में एक थिंक टैंक है, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी हुई थी कि जंगें जब होती हैं तो खत्म कैसे होती हैं तारीख के हवाले से जी। तो सीज फायर के जरिए जंगें नहीं बंद होती, ज्यादातर सीज फायर के बाद फिर जंग जारी रहती है एंड सो ऑन। तो जब तक कोई डिटेल्ड पीस एग्रीमेंट ना हो, और पीस एग्रीमेंट्स का भी ये होता है कि कोई गारंटी नहीं होती कि पीस एग्रीमेंट्स तोड़ी नहीं जाएंगी एक साइड से या दूसरी साइड से और फिर जंग फिर शुरू हो जाएगी। तो ये जंग शुरू करना बहुत आसान होता है, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब चलाने वाली बात है वो तो एक पार्टी फैसला करे तो दूसरी को फिर डिफेंस करनी पड़ती है। तो जब खत्म करनी होती है तो फिर दोनों को बैठ के बहुत कुछ लेना देना पड़ता है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जंग को खत्म करना। मगर अगर एक साइड जीत रही हो तो फिर वो साइड जो जीत रही है, जंग जब खत्म भी होगी तो उनकी टर्म्स पे खत्म होती है, जो हार रहा है उसकी टर्म्स पे खत्म नहीं होती। इसीलिए अमन जब आता है तो अगर किसी लॉन्ग पीरियड के लिए तारीख में, तो वो उसी वक्त आता है कि जब एक साइड शिकस्त हो जाती है, दूसरी साइड जीत जाती है, फिर वो अपनी टर्म्स बनवाती है और फिर जंग नहीं होती। तो यहाँ तो सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यूक्रेन एक ज़माने में सोवियत यूनियन का हिस्सा था, इसीलिए वहाँ बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ रशियन बोली जाती है एंड सो ऑन। अब लोग भूल गए हैं कि यूक्रेन रशिया का वो सोवियत यूनियन का वो हिस्सा था जहाँ सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन थी टैंक्स की एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो तो एक उनका होम बेस था।
जो कि ऑब्वियसली आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन वो अलग हो गया, और अब वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन जैसी जगह को इस इतना ताकत मिल जाए या इतनी प्रोटेक्शन मिल जाए कि वो रशिया को एज अ थ्रेट पोज कर सके। तो इसलिए आई थिंक आगे का जो रास्ता है बहुत ही तवील है और बहुत मुश्किल है। और अब ये हम सुनने में आ रहे हैं ना कि जी वो कह रहे हैं कि जी दिसंबर तक फिर कोशिश की जाएगी कि कोई सीज फायर किसी किस्म का हो जाए, कुछ प्रिलिमिनरी बातें जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाए या ना हो। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने देखा कि मुझे जो चीज नजर आई, एक तो बॉडी लैंग्वेज दोनों की, ऐसे लगता था ट्रम्प बहुत कीन है, बहुत एंक्शस है, और प्यूटन बड़ा रिलैक्स था। दूसरी बात ये थी कि ट्रम्प ने बड़े रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दी है प्यूटन को, और मेरा ख्याल है ये प्यूटन की पहली जीत थी, क्योंकि प्यूटन के ऊपर आपको पता है ना कि वारंट निकाले हुए हैं उनके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। तो इसलिए वो इसीलिए अलास्का में उनको अग्री किया कि अलास्का में हम मिलेंगे। तो आई थिंक अब वो कह गया है कि अगली मीटिंग रशिया में होगी, मॉस्को में होगी। ये देखे, हालांकि ट्रम्प ने उसके ऊपर हाँ ना नहीं की, मगर उसने अनाउंस कर दिया है कि अगली मीटिंग होगी और वो हम चाहेंगे कि मॉस्को आए डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये बहुत एक कॉन्फिडेंट किस्म का स्टेटमेंट है ये। और तीसरी बात ये कि जो बात समझ आई है आयशा जी, वो ये कि जब प्यूटन आया है तो अपनी तैयारी करके आया है। प्यूटन कोई कागज नहीं है उसके हाथ में, कोई उसके हाथ में ब्रीफ नहीं है, उसको सारी बातों का पता है। उसने आने से पहले कोई बयानबाजी नहीं की, अपना हाथ ही नहीं दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप लगा हुआ है, एक हाथ दिखाता है, दूसरा हाथ दिखाता है, कभी ये करता है, कभी करता है, कभी वो करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो गेम थी वो तो हम जैसे लोग भी समझ रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा क्या और करेगा क्या, मगर प्यूटन जो है उसकी तरफ से इतना भी इशारा नहीं था कि उसके जहन में क्या है क्या नहीं। और वो एक ब्रॉड बेस्ड उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की थी कि रूट कॉज, और वो रूट कॉज के ऊपर जो है वो ही लेके आया वो। और जो खबरें जो मिली है वो यही है कि पहले आते साथ जब वो टेबल पे बैठे हैं तो ये शुरू हो गया प्यूटन। वो पूरी जो ब्रीफ थी उसकी जहन में, उसने वो पूरी पॉइंट वाइज अपनी ब्रीफ दे दी। उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ रहा ही नहीं बात करने को, जिसके अंदर उसने सीज फायर बिल्कुल खत्म कर दिया। उसने 3-4 मोटी बातें की हैं जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ कहने को नहीं था। पहली बात यह कि जो रूट कॉज है उसकी तरफ जाया जाए। रूट कॉज तो यही है ना कि नेटो वहां तक पहुंच रहा है और वो इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू रशिया, वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से ये जंग हुई है सारी। कि यूरोप और अमेरिका धकेल रहे थे यूक्रेन को कि आप नेटो का हिस्सा बनेंगे और ये होगा और वो होगा। उन्होंने कहा जी ये नहीं होगा, ये हमारे बॉर्डर पे नेटो नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात उसने ये कही कि कोई सीज फायर नहीं, एक लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट हम करेंगे जिसके अंदर और कुछ चीज नहीं। तीसरी बात उसने कहा कि ये अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बात कर दी है, स्वैप का मतलब ये है कि जमीन हमें देंगे और इन रिटर्न कोई पीस होगी। मगर उसने कहा वो काफी नहीं है, स्वैप जो होगा ये सारे इलाके जो है ये तो है ही हमारे पुराने, ये तो हम लेंगे ही लेंगे। यहाँ तो लोग हैं जो रशियंस हैं, बोलते भी रशियन है, ये हमारे इलाके हैं और ये तो हम लेंगे ही लेंगे। मगर आप जो हैं वो आप अपनी आगे से आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि आप हमें कोई थ्रेट पोस्ट कर सकें, नेटो में भी नहीं होंगे और आप आपकी फौज की जो है आपकी वो हमें थ्रेट नहीं पोस्ट कर सकती, एंड सो ऑन। तो मतलब है उन्होंने तो बड़ी क्लियर कट लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट की तरफ वो जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप आया था कि जल्दी से मैं इनको कहूंगा यार तुम्हें ये जमीनें ले देते हैं और तुम अभी सीज फायर कर लो, बाकी बात जो है वो बाद में होगी। तो मैंने जैसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शॉर्ट टर्म के लिए आया है, वो लॉन्ग टर्म के लिए, और प्यूटन ने अपनी बात मनवा ली, लॉन्ग टर्म की बात हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप वापस जाएगा, वही लॉन्ग टर्म के ऊपर करेगा। और उसके बाद ऑनेस्टली डोनाल्ड ट्रंप की जिस किस्म की पर्सनैलिटी है ना, वो लॉन्ग टर्म में काम ही नहीं कर सकता, वो तो शॉर्ट टर्म में करता है, ये मिल जाए ये हो जाए और बात आगे चलाओ और अपने नंबर लगाओ। और वो नोबेल प्राइज के पीछे पड़ा हुआ है। और ये जो है सारी बात, ये कोई जल्दी में होने वाली नहीं है। अगर इनका ख्याल है कि ये जल्दी में हो जाए और मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, ये होने वाला नहीं है। और ये अभी एक मीटिंग में भी नहीं होना। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रोल अदा करना है वो बड़ा अब और भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ उसने यूरोप को अग्री करवाना है, दूसरी तरफ उसने ज़ेलेंस्की को अग्री करवाना है, तीसरी तरफ उसने प्यूटन को अग्री करवाना है। इट्स नॉट ईजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और इसमें इतनी कुव्वत मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म को इस किस्म की नेगोशिएशन करे। उसका नेचुरल रिस्पॉन्स के ऑर्डर करो, अगर नहीं होता तो हट जाओ, पीछे हट जाओ। तो हाँ, तो मेरा ख्याल है कि
ये इतनी आसानी के साथ डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। ठीक, नेचुरल रिस्पांस की आपने बात की, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इससे पहले जब जब जिससे मिलते रहे, जेलेंस्की की सबसे बड़ी जो मुलाकात हमारे सामने है वीडियो में कि उनके साथ वो कैसा सलूक कर रहे थे वहाँ बैठे, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन उन्हें सीज फायर को से हटा के पीस एग्रीमेंट की तरफ ले आए। फिर आपने कहा कि सारी बातें पुतिन के पर्सपेक्टिव से सामने आई हैं और इस्टेब्लिश हुई हैं, लेकिन इसे 10/10 भी कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और वो प्रोडक्टिव भी कह रहे हैं। इससे 2 दिन पहले वो रशिया पे सैंक्शंस लगाने का कह चुके हैं, बट न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है नो डील एंड नो कॉन्सिक्वेंसेस इवन फॉर रशिया। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को, ये मुलाकात? मेरा ख्याल है अभी तो जो सब तबसरे आएंगे या आ रहे हैं वो तो यही कहेंगे कि प्यूटन नंबर ले गया और तुम्हें कुछ नहीं मिला और तुम तो बुड़के मारते रह गए। तो इसलिए आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप तकलीफ तो होगी, और मैं समझता हूं कि उसका पहला रिस्पॉन्स यही होगा कि वो फिर बुड़के मारने शुरू कर देगा कि मैं ताकि वो प्रेशर ऑन रशिया रहे